हाय एवरीवन, वेलकम्स ऑल ऑफ यू। नाउ लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था दैट स्टिफनेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिंपली स्पोर्टेड केस के अंदर स्टिफनेस की वैल्यू क्या निकल कर आती है एंड द प्रोप्ड कैंटिलीवर केस में स्टिफनेस की वैल्यू क्या निकल कर आती है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। दिस पार्ट 1 वीडियो, बच्चे जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप सेकंड वीडियोस को कंसिडर कीजिएगा। नाउ कंटिन्यू फॉर दैट टॉपिक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर जब हम बात करते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक्स में, इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट रिलेटेड टू द टर्म दैट इज कैरी ओवर फैक्टर। दिस कैरी ओवर फैक्टर जो टर्म है दैट इज इक्वल्स टू दैट कैरी ओवर फैक्टर की जब हम बात करते हैं कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर फैक्टर, दिस कैरी ओवर फैक्टर CO से हम डिनोट कर देते हैं दिस कैरी ओवर फैक्टर को। जब हम बात कर रहे होते हैं कैरी ओवर फैक्टर की दैट इज इक्वल्स टू दी कैरी ओवर मूवमेंट टू द अप्लाइड मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मूवमेंट, दिस इज द कैरी ओवर फैक्टर। ओके, कैरी ओवर। अब ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसमें बेसिकली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि फाइंड दिस कैरी ओवर फैक्टर फॉर दिस मेंबर BC, और क्वेश्चंस भी हम लगा लेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ भी आएगा कि कैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, एक दो एग्जांपल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि दिस कैरी ओवर फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए कैरी ओवर मूवमेंट। दिस बेसिकली आर रेशियो ऑफ कैरी ओवर मूवमेंट टू द अप्लाइड मूवमेंट। अप्लाइड मूवमेंट, यू आर अप्लाइंग अ मूवमेंट एट वन एंड एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट जो आपने अप्लाई किया है इन अनदर एंड, एट अनदर एंड दिस मूवमेंट डेवलप, दैट मूवमेंट इज टर्म्ड एज कैरी ओवर मूवमेंट। ये कैरी ओवर मूवमेंट के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, कैरी ओवर मूवमेंट होता क्या है। सो नाउ कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट, व्हाट इज दिस कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट दैट COM, दैट इज अ कैरी ओवर मूवमेंट। कितना मूवमेंट कैरी हुआ है, दैट कैरी ओवर मूवमेंट, कितना मूवमेंट कैरी हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, कैरी ओवर मूवमेंट बोलेंगे। क्या है ये कैरी ओवर मूवमेंट? उसके लिए पहले एक जनरल केस लेते हैं। ये आपके पास एक जनरल केस है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम मैंने बनाई है यहाँ पे, दिस या प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ओके, दिस पॉइंट इज A पॉइंट, दिस पॉइंट इज B पॉइंट। नाउ प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम का केस लिया हमने यहाँ पे, और आपने बच्चे B पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई किया, बच्चे B पॉइंट पे मूवमेंट आपने यहाँ पे अप्लाई किया, दिस यू आर अप्लाइड मूवमेंट एट पॉइंट B। तो जब आपने इस B पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई किया, नाउ यू आर हियर, तो जब आपने मूवमेंट अप्लाई किया B पॉइंट पे, तो आपके इस मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से रोटेशन आएगी, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट रोटेशन दैट थीटा विल एग्जिस्ट हियर, और थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी आती है, या थीटा की वैल्यू अगर मैं बताऊं दैट विल बी ml/4EI, ml/4EI। ओके, सो यहाँ पे थीटा आएगा। हाँ सर थीटा आएगा, इतनी सी बात तो समझ आ रही है। तो क्या डिफ्लेक्टेड शेप बच्चे, इसकी वजह से अगर मैं मूवमेंट की बात करूंगा, सो दिस डिफ्लेक्टेड शेप कम्स आउट टू बी लाइक दिस। यस सर, डिफ्लेक्टेड शेप ये निकल कर आएगी, सॉरी, ये डिफ्लेक्टेड शेप क्या निकल कर आएगी, ये हमारी डिफ्लेक्टेड शेप है। तो ये बात तो समझ आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, थीटा B मिलेगा, ये बात हमें समझ आ रही है। सो आपने मूवमेंट अप्लाई किया B पॉइंट पे, इस मूवमेंट अप्लाई होने की वजह से A पॉइंट पे मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है। नाउ अगर मैं बोला हूं A पॉइंट पे मूवमेंट इंड्यूस हुआ, यहां पे मूवमेंट इंड्यूस हुआ इस A पॉइंट पे, बिकॉज A पॉइंट इज फिक्स्ड एंड, और यहां पे मूवमेंट डेवलप हुआ क्योंकि आपने मूवमेंट अप्लाई किया दूसरे एंड पे। तो जब हम एक एंड पे मूवमेंट अप्लाई करेंगे, इसके फार एंड पे जो मूवमेंट डेवलप होता है, इस मूवमेंट जो डेवलप हुआ ड्यू टू अप्लाइड मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम बोलेंगे जो डेवलप हुआ है दैट मूवमेंट इज कैरी ओवर मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, कैरी ओवर मूवमेंट। एक बात समझ आई है कि बच्चा कैरी ओवर मूवमेंट तो सर तभी बोलेंगे जब हम एक एंड पे मूवमेंट अप्लाई करेंगे। अगर हमने मूवमेंट अप्लाई नहीं किया, हमने लोड अप्लाई किया, तब उसको कैरी ओवर मूवमेंट नहीं बोलेंगे। हम मूवमेंट जब अप्लाई करेंगे एक एंड पे, तो दूसरे एंड पे जो मूवमेंट डेवलप होगा, उस डेवलप मूवमेंट को हम बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट। ठीक है, क्यों होता है सर ये मूवमेंट डेवलप, कैरी ओवर मूवमेंट की जब आपने बात की कि सर आपने यहां पे मूवमेंट अप्लाई किया, यहां पे मूवमेंट डेवलप हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ डेवलप ये, क्योंकि यहां पे मूवमेंट डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। तो सर क्या होगा, अगर बच्चे पॉइंट, ये आपका जो A पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है,
तो इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट रोटेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि सर थीटा ए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा बच्चे। अगर थीटा ए 0 मिलेगा, अब एक बात बताओ, आपने मोमेंट अप्लाई किया, आपके मोमेंट अप्लाई करने की वजह से बी ए मेंबर रोटेट हुआ, बट जो ए पॉइंट है वो रोटेट नहीं हो रहा है। ए पॉइंट पे थीटा कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब ए पॉइंट पे थीटा 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए पॉइंट पे उस थीटा के अगेंस्ट रिएक्शन डेवलप हो रहा है। उस थीटा के अगेंस्ट इतना रिएक्शन डेवलप हो रहा है कि वो थीटा एग्जिस्ट ही नहीं होने दे रहा। तो ये जो मोमेंट डेवलप हुआ इस ए पॉइंट पे, जो ये मोमेंट डेवलप हुआ बच्चे इस ए पॉइंट पे, वो इतना डेवलप हुआ कि ये थीटा को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। वो थीटा को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो ये जो मोमेंट डेवलप हुआ इस ए पॉइंट पे, ये थीटा को 0 कर रहा है। तो एम ए, ये जो मोमेंट डेवलप हुआ दैट इज इक्वल टू कैरी ओवर मोमेंट। और बच्चे इसकी जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी m/2 आती है। m/2 सर डेरिवेशन से आई है, ये डेरिवेशन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे करने की, क्लासेस के अंदर हम डिराइव करके देते हैं चीजों को। आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास प्रोब्ड कैंटिलीवर का केस है, एक पॉइंट पे अगर मैं मूवमेंट अप्लाई करता हूं, बच्चे याद रखिएगा मूवमेंट अप्लाई कर रहे हो तब भी कैरी ओवर मूवमेंट जाएगा। तो यहां पे मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से आपकी बीम रोटेट हो रही थी, बट ए पॉइंट फिक्स है, इस वजह से रोटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स स्पॉट पे कुछ ना कुछ मूवमेंट डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इस पे थीटा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये जो थीटा आपको 0 मिल रहा है क्योंकि यहां पे मूवमेंट डेवलप हुआ है। ये जो मूवमेंट डेवलप हुआ बच्चे, इस मूवमेंट डेवलप को बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट। और जब आप यहां पे मूवमेंट m अप्लाई करते हैं, इन द सेम डायरेक्शन मूवमेंट डेवलप होगा और उसकी वैल्यू उसके हाफ होती है m/2। सो प्रोब्ड कैंटिलीवर के केस में जब फार एंड हमारा फिक्स होगा, एक एंड पे मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं व्हेन फार एंड इज फिक्स। तो जब फार एंड फिक्स है, एक एंड पे मूवमेंट अप्लाई किया तो कैरी ओवर मूवमेंट कम्स आउट टू बी m/2। अगर कैरी ओवर मूवमेंट m/2 है बच्चे, तो कैरी ओवर फैक्टर एट पॉइंट ए, जब आपने मूवमेंट अप्लाई किया बी पे, कैरी ओवर फैक्टर एट पॉइंट ए व्हेन मूवमेंट इज अप्लाइड एट बी, तो COA/B लिखा है हमने यहां पे कि आप कैरी ओवर फैक्टर निकालना चाहते हैं किस पॉइंट पे, आप निकालना चाहते हैं ए पॉइंट पे, बट आपने मूवमेंट अप्लाई किया हुआ बी पॉइंट पे। सो नाउ कैरी ओवर फैक्टर इक्वल टू कैरी ओवर मूवमेंट बाय अप्लाइड मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट बच्चे कितना है, m/2 है सर, और कैरी ओवर मूवमेंट m/2, अप्लाइड मूवमेंट m है। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1/2। So for this case is probed cantilever case, carry over factor comes out to be 1/2। याद रखिए, अगेन रिपीट कर दे रहा हूं कि जो मैंने कैरी ओवर मूवमेंट की बात कही है, कैरी ओवर मूवमेंट इंड्यूस तभी होता है ताकि वो स्लोप को 0 कर सके। यहाँ पे कैरी ओवर मूवमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे। तो मूवमेंट डेवलप हुआ ए पॉइंट पे क्योंकि उसको स्लोप को 0 करना था। अगर वो स्लोप को 0 नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है वहां पे। इस चीज को समझते हैं एक और एग्जांपल से। लेट अस अज्यूम वी हैव अनदर एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको बताया। लेट अस सपोज वी हैव अ सिंपली स्पोर्टेड केस। ओके, वी हैव दिस सिंपली स्पोर्टेड केस। नाउ दिस पॉइंट इज A point, this point is B point. Sir, you are here and you are applying moment here, M applied. Okay, no problem. आपने बच्चे मूवमेंट अप्लाई किया बी पॉइंट पे। जब आपने मूवमेंट अप्लाई किया बी पॉइंट पे, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम इज लाइक दिस। सर थीटा ए एग्जिस्ट करेगा और थीटा बी भी एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे बच्चे थीटा ए भी आएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थीटा बी मिलेगा। सो थीटा ए और थीटा बी आपको दोनों मूवमेंट, मतलब दोनों आपको रोटेशन देखने को मिलेगी ड्यू टू दिस अप्लाइड मूवमेंट बी। सो सिंपली स्पॉटेड बीम है, आपने बी पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई कर दिया। तो जब आपने बी पॉइंट पे बच्चे मूवमेंट अप्लाई किया, इसकी वजह से बीम रोटेट हुई। अब मेरे को ये बताओ, ए पॉइंट पे थीटा मिला, बट इसके प्रीवियस केस में ए पॉइंट पे थीटा 0 था। थीटा 0 क्यों था, क्योंकि इस थीटा के अगेंस्ट रिएक्शन डेवलप हो रही थी या मूवमेंट डेवलप हो रहा था। रोटेशन के अगेंस्ट जो रिएक्शन डेवलप होती है दैट इज बेंडिंग मूवमेंट, और वो जो मूवमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा 0 नहीं है। इस बात का मतलब है अगर तुमने एक एंड पे मूवमेंट अप्लाई किया, इसके दूसरे एंड पे मूवमेंट डेवलप होगा। इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई मूवमेंट डेवलप नहीं हुआ तो इसका मतलब कैरी ओवर मूवमेंट कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। कैरी ओवर मूवमेंट कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आपने बी पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई किया हुआ है। आपके मूवमेंट अप्लाई होने की वजह से ए पॉइंट पे कोई भी मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे तो थीटा एग्जिस्ट कर जा रहा है। अगर यहाँ पे मूवमेंट डेवलप होता है, क्योंकि कैरी ओवर मूवमेंट
ये जो मूवमेंट डेवलप होगा सिर्फ स्लोप को जीरो करने के लिए होता है, ठीक है, स्लोप को जीरो करने के लिए मूवमेंट डेवलप होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, सो कैरी ओवर फैक्टर निकालना है मेरे को, कैरी ओवर फैक्टर निकालना है ए पॉइंट पे व्हेन मूवमेंट इज अप्लाइड एट पॉइंट बी, carry over factor at point A when moment is applied at B. So answer comes out to be carry over moment 0 divided by applied moment m, 0 by m, that is 0. चीजें समझ आ रही होंगी। सिमिलरली एक नेक्स्ट पॉइंट भी है हमारे पास, लेट अस अज्यूम कि वी हैव दिस केस लाइक कैंटिलीवर केस। ओके, इसको कैंटिलीवर केस को this point is A point, this point is B point, now you are applying a moment here m. जब आपने यहाँ पे बच्चे मूवमेंट अप्लाई किया, एम मूवमेंट अप्लाई किया, आपने मूवमेंट अप्लाई किया से, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्टेड शेप कुछ यूं निकल कर आएगी। इस मूवमेंट अप्लाई की वजह से ए पॉइंट पे थीटा जीरो दिख रहा है। थीटा जीरो क्यों दिख रहा है? थीटा जीरो इसलिए दिख रहा है, थीटा जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है। और ये जो मूवमेंट इंड्यूस हुआ, ये जो मूवमेंट इंड्यूस हुआ है, इसको ही बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट टू मेक द थीटा जीरो। ये जो मूवमेंट इंड्यूस हुआ है टू मेक द थीटा जीरो, इसको बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट। और कैरी ओवर मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मूवमेंट अप्लाई किया हुआ है। तो मूवमेंट अप्लाई होने की वजह से इस ए पॉइंट पे मूवमेंट थीटा जीरो आ रहा है, थीटा जीरो आ रहा है क्योंकि इस पे मूवमेंट इंड्यूस हुआ है। तो फिक्स्ड पॉइंट पे जो मूवमेंट डेवलप हुआ, थीटा को जीरो बनाने के लिए फिक्स पॉइंट पे जो मूवमेंट डेवलप हुआ, इसको कैरी ओवर मूवमेंट बोल रहे हैं। और कैरी ओवर मूवमेंट की वैल्यू इस केस के अंदर आती है माइनस एम। वाई माइनस एम? बिकॉज पहले के केस में जो मूवमेंट अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में ही मूवमेंट एग्जिस्ट कर कैरी डेवलप हुआ था, कैरी ओवर मूवमेंट। और इस वाले केस में जो मूवमेंट अप्लाई किया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट डेवलप होगा। दैट्स वाई कैरी ओवर मूवमेंट इज रिटन एज माइनस एम। एम बाई टू नहीं लिखना है। एम बाई टू कब लिखेंगे? जब ये हमारा प्रोब कैंटिलीवर का केस होता है। बट नाउ दिस इज नॉट प्रोब कैंटिलीवर, इट्स सिंपल कैंटिलीवर। ओके, सो कैरी ओवर फैक्टर निकालना है पॉइंट ए पे व्हेन मूवमेंट इज अप्लाइड एट पॉइंट बी। So now it will be minus m divided by capital M, that comes out to be minus 1. That comes out to be minus carry over factor. So different cases के लिए मैंने तुमको carry over factors की values बताई हैं यहाँ पे। यहाँ तक सारे points clear हो गए होंगे बच्चे आप लोगों के? क्लियर है यहाँ पे? ओके, एक पॉइंट मैंने आपको बताना था, वो मैं लास्ट क्लास में नहीं बता पाया। दिस वी हैव लाइक केस, लाइक वी हैव अ केस, ओके कौन सा, ठीक है, तो देखिएगा केस ये भी हो सकता है हमारे पास, लाइक वी हैव दिस केस, ये हमारे पास ये वाला केस है, लाइक दिस, जिसका वन एंड सिंपली स्पोर्टेड एंड अनदर एंड पे हमने गाइडेड रोलर स्पोर्ट लगाया हुआ है। ये वाला केस अगर आपके पास है बच्चे, और आपने इस ये पॉइंट लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, और आपने यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई किया। जब आप यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करेंगे बच्चे, जब आप यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करेंगे, बी पॉइंट गाइडेड रोलर स्पोर्ट दो रिएक्शन देता है, एक आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा, एक आपको मूवमेंट देगा, यानी स्लोप को यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल देखूँ इसकी, सो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कम्स आउट टू बी लाइक दिस। सो जो आपकी गाइडेड रोलर स्पोर्ट है वो शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ जाती है, दिस। तो अगर मैं इसको ज्वाइन भी कर दूं, दैट कम्स आउट बी लाइक दिस। इस पॉइंट पे थीटा भी आपको क्या मिल रहा है बच्चे? जीरो मिल रहा है। थीटा भी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है पॉइंट? क्यों थीटा भी जीरो मिल रहा है? क्योंकि गाइडेड रोलर स्पोर्ट है। और जब हमारे पास गाइडेड रोलर स्पोर्ट होती है, इन दैट केस स्लोप कितना एग्जिस्ट करेगा? जीरो एग्जिस्ट करता है, स्लोप मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे आपने मूवमेंट अप्लाई किया, तो ये जो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूं, थीटा ए, दैट थीटा ए कम्स आउट एम एल अपॉन में ए आई। थीटा कितना आएगा बच्चे? एम एल अपॉन में ए। याद रखिएगा, पेपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। सो यहाँ पे अगर मैं स्टिफनेस की बात करूंगा, लास्ट क्लास में जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टिफनेस की, अगर मैं यहाँ पे स्टिफनेस की बात कर रहा हूं तो विच मीन्स हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कितना मूवमेंट हम अप्लाई करें ताकि, कितना मूवमेंट हम अप्लाई करें ताकि थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आए? 1 निकल कर आए। द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन इज टर्म्ड एज द स्टिफनेस, एंड विच स्टिफनेस वी आर टॉकिंग अबाउट? इन आवर केस इट इज अ बेंडिंग स्टिफनेस। सो द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो कितना मूवमेंट आप अप्लाई करोगे? दैट इज ई आई बाई एल।
तो जब भी आपके पास फार्दर एंड बच्चे गाइडेड रोलर सपोर्ट होगा, इन दैट केस यू आर गोइंग टू अप्लाई अ मोमेंट ऑफ EI/L टू प्रोड्यूस अ यूनिट रोटेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि आप यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप गाइडेड रोलर सपोर्ट का केस अगर आपके पास है फार्दर एंड में, तो आप कितना मोमेंट अप्लाई करोगे इस एंड पे, देन यू विल अप्लाई EI/L। क्लियर पॉइंट। तो अगर फिक्स एंड होता तो 4EI/L, अगर सिंपली स्पोर्टेड होता तो 3EI/L, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये बात समझ आई, क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक स्टिफनेस के बारे में समझ आया। सो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो जब भी हम बात करेंगे स्टिफनेस की, तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे स्टिफनेस से रिलेटेड, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये वाले तो सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। ओके, जितना मैंने बताया, कैरी ओवर फैक्टर बता दिया आपको, कैरी ओवर मूवमेंट बता दिया, कैरी ओवर मूवमेंट बता दिया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस के हम डिस्कशन कर रहे हैं। कैरी ओवर फैक्टर हो गया, कैरी ओवर मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं, एक केस है, केस में आपको स्टडी करना है, हमको कैलकुलेशन करनी है रोटेशनल स्टिफनेस। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दिस वी हैव अ क्वेश्चन इज रोटेशनल स्टिफनेस आपको कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेट, दिस इज द वी हैव क्वेश्चन, कैलकुलेट rotational stiffness of joint B। कैलकुलेट रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी। जॉइंट बी की रोटेशनल स्टिफनेस कैलकुलेट करना है बच्चे आपको। और जो सिचुएशन है हमारे पास वो कुछ ऐसी है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज लाइक दिस। This and this we have a roller support. This is point B, this is point A, this is point C, and this we have point D. Calculate the rotational stiffness of joint B. Joint B की rotational stiffness कैलकुलेट करनी है आपको। Joint B की rotational stiffness कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना है। So जब हमें यहाँ से क्वेश्चन में rotational stiffness बोला हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। rotational stiffness कैसे बताओगे? कैलकुलेट द रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी। जॉइंट बी का आपको बच्चे रोटेशनल स्टिफनेस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रोटेशनल स्टिफनेस निकालना, रोटेशन। और ये जो रोटेशनल स्टिफनेस की बात करते हैं, तो हम हमेशा जॉइंट पे निकालते हैं रोटेशनल स्टिफनेस, और ये निकालने के लिए हमें जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई करना पड़ता है। हमें क्या मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा? मूवमेंट, क्योंकि हमें रोटेशनल स्टिफनेस चाहिए बच्चा। देखो रोटेशनल स्टिफनेस नाम से समझ आ रहा है, रोटेशनल स्टिफ, रोटेशन होगी, स्टिफ उसकी बात हो रही है, एक्सियल स्टिफनेस की बात नहीं हो रही। अगर हमसे एक्सियल स्टिफनेस का केस पूछ रहा होगा, तो इन दैट केस हमें एक्सियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम एक्सियल स्टिफनेस बता पाएंगे। बट अगर हमसे पूछ रहे हैं रोटेशनल स्टिफनेस, तो हमें रोटेशनल स्टिफनेस फाइंड आउट करने के लिए जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई अ मूवमेंट एट पॉइंट बी, क्योंकि बी पॉइंट की रोटेशनल स्टिफनेस पूछ रहे हैं। सो बी पॉइंट पे आप आए और आपने मूवमेंट अप्लाई कर दिया इन दिस वे। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस मूवमेंट इज अप्लाइड। ये मूवमेंट हमने अप्लाई किया बच्चे। ये मूवमेंट हमने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमें रोटेशनल स्टिफनेस फाइंड आउट करना है। तो रोटेशनल स्टिफनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई किया। नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, कर चुके हैं। मूवमेंट अप्लाई करने के बाद क्या बच्चे इस मेंबर्स में रोटेशन आएंगी? क्या इस मेंबर्स में इसकी हम डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बना सकते हैं? यस सर, बिल्कुल, वी कैन ड्रॉ दिस डिफ्लेक्शन प्रोफाइल। ना बच्चे ये मूवमेंट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था जो मूवमेंट जिस डायरेक्शन में जिस नेचर का मूवमेंट अप्लाई होगा, उसी नेचर का मूवमेंट इन मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पे बच्चे जो मूवमेंट आएगा, ड्यू टू दिस रोटेशन विल बी देयर। रोटेशन आपको बनानी आनी चाहिए, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल आपको समझ आनी चाहिए। सो दिस डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कम्स आउट टू बी लाइक दिस इन दिस वे, और यहां से ऐसे रोटेशन होगा, दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करूं, तो मेरे को स्लोप भी मिलेगा, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको स्लोप जो मिल रहा है, दैट थीटा सी बोल सकते हैं आप। थीटा सी ना बोलो, कंफ्यूज हो जाओगे। थीटा सी तो थीटा ही बोल दो, थीटा ही बोल दो। तो यहाँ पे थीटा आएगा बच्चे, और यहाँ पे जो मिलेगा ये भी कौन सा होगा? थीटा होगा। ऑब्वियसली इट मस्ट बी थीटा, इसको थीटा ही होना पड़ेगा।
ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास रिजिड जॉइंट है बच्चे, रिजिड जॉइंट है और आपने मूवमेंट अप्लाई किया, ड्यू टू दिस अप्लाइड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक मेंबर के अंदर, इसमें भी मूवमेंट जाएगा सर, इसमें मूवमेंट जाएगा, इसमें मूवमेंट जाएगा, हर किसी मेंबर में मूवमेंट जाएगा, जितना भी एम है उसका कुछ कुछ पोर्शन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो हमें पता है। और साथ में हमें ये भी पता है कि जो मेंबर ज्यादा स्टिफ होगा उसके अंदर मूवमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा चली जाएगी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमें ये भी पता है कि इट इज अ रिजिड जॉइंट एंड इफ वी हैव अ रिजिड जॉइंट, सो एंगल जो होगा मेंबर्स के बीच में हमेशा सेम रहेगा, एंगल्स के बीच में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल्स बिटवीन द मेंबर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, एंगल्स के बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपका बीए मेंबर थीटा डिग्री से रोटेट हो रहा है, देन बीसी मेंबर भी थीटा से रोटेट होगा, एंड ऑल्सो दिस बीडी मेंबर भी थीटा डिग्री से ही रोटेट होगा। बट अगर तीनों का स्टिफनेस सेम है, अगर तीनों का स्टिफनेस सेम है, तीनों की अगर अगर तीनों की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी सेम है, और वी कैन से तीनों की अगर स्टिफनेस सेम है, तीनों की स्टिफनेस अगर सेम है, तो क्या तीनों मेंबर में सेम मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा? यस, अगर तीनों मेंबर की स्टिफनेस सेम है तो तीनों मेंबर में सेम मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा ताकि तीनों मेंबर सेम थीटा से रोटेट हो जाए। बट अगर किसी एक मेंबर की भी स्टिफनेस ज्यादा आई, वो ज्यादा स्टिफ है, तो उस मेंबर में ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी एक मेंबर की स्टिफनेस कम है तो उस मेंबर में आपको कम मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। दैट वी नो दिस पॉइंट। सो अब बताइएगा बी मेंबर से कितने बी पॉइंट से, बी जोन से कितने मेंबर अटैच है? 3 मेंबर अटैच है, दैट बी ए, बी सी एंड बी डी। ओके, आपको रोटेशनल स्टिफनेस निकालना बच्चे जॉइंट बी का, तो जॉइंट बी का आपको स्टिफनेस निकालनी है, दैट इज के बी। के स्टैंड्स फॉर स्टिफनेस, रोटेशनल स्टिफनेस। बी जॉइंट की रोटेशनल स्टिफनेस निकालनी है। तो आप रोटेशनल स्टिफनेस, मैंने बताया था द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन, इसको बोलते हैं कितना मूवमेंट आप अप्लाई करोगे बी जॉइंट पे टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन। नाउ थीटा की वैल्यू मैं चाहता हूं 1, थीटा की वैल्यू 1 चाहता हूं, तो मैं कितना मूवमेंट अप्लाई करूं इस बी जॉइंट पे? द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन, मैं बी जॉइंट पे कितना मूवमेंट अप्लाई करूं कि थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आए? 1 निकल कर आए। और हमें पता है कि जब मैं मूवमेंट अप्लाई करूंगा, ये मूवमेंट तीनों मेंबर को रोटेट करने वाला है, और तीनों में थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 चाहता हूं, इसका मतलब मेरे को तीनों केसेस के लिए स्टिफनेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और मुझे तीनों स्टिफनेस को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास मूवमेंट की वैल्यू निकल कर आएगी या रोटेशनल स्टिफनेस निकल कर आएगा। सो मैंने स्टिफनेस निकालना हो अगर बी पॉइंट का, तो मैं क्या करता हूं, मूवमेंट अप्लाई करूंगा बी पॉइंट पे ताकि तीनों मेंबर रोटेट हो जाए। तो रोटेशनल स्टिफनेस निकालने के लिए अब ये बताओ कितना मूवमेंट आप अप्लाई करोगे, कितना मूवमेंट आप अप्लाई करोगे इस बी पॉइंट पे कि आपके जो मेंबर है वो 1 थीटा की वैल्यू 1 यूनिट से या 1 रेडियन से रोटेट हो जाए, 1 रेडियन से रोटेट हो जाए। सर वो तो डिपेंड करेगा इनकी स्टिफनेस के ऊपर। हमें पता है कि अगर मैं मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, अगर तीनों के मेंबर की स्टिफनेस सेम आएगी सर, तो तीनों में इक्वली मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा m/3 m/3 m/3। सो m/3 प्लस m/3 प्लस m/3 दैट मींस 3 m/3 दैट मींस टोटल m। तो m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। बट अगर सर सबकी स्टिफनेस अलग अलग है, अगर सबकी स्टिफनेस अलग अलग है, तो सब में मूवमेंट भी अलग अलग ही इंड्यूस होगा। और अलग अलग मूवमेंट क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि सबकी स्टिफनेस अलग अलग है। तो निकालो आंसर। तो बताओ के बी निकालना है, तो इसका मतलब स्टिफनेस आपको जोड़नी पड़ेगी सबकी, तो के बी सी प्लस के बी डी प्लस के बी ए, ये सबकी स्टिफनेस जोड़ दो। बताओ के बी सी बच्चे कितना आएगा? के बी सी, के बी सी, के बी सी फार्दर एंड क्या हमारा? हिंज है। फार्दर एंड हमारा क्या है? हिंज है। के बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को, तो फार एंड हिंज है, ये सिंपली स्पोर्टेड आप बोल सकते हो। फार एंड सिंपली नॉट सॉरी, फार एंड हमारा रोलर स्पोर्ट है, तो रोलर स्पोर्ट हो या पिन स्पोर्ट हो हमारे पास, तो इन दैट केस वी हैव स्टिफनेस, यहां पे स्टिफनेस। अच्छा एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा सर, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर यहां पे क्या मान रहे हो आप? अभी सर आपने जब स्टिफनेस की बात बताई थी, आपने बोला था कि एक एंड पे मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे एंड पे हमारा फिक्स भी हो सकता है, सिंपली स्पोर्ट या हमारा पिन स्पोर्ट भी हो सकता है, और रोलर स्पोर्ट भी हो सकता है। इन दैट केस वी हैव अ वैल्यूज। बट आपने वो वहां पे बताया था कि आप जिस भी पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे जब मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कौन सी सिचुएशन डेवलप हो रही है, यहाँ पे क्या स्पोर्ट मान के चलेंगे? तो बच्चे यहाँ पे ये जो आपका जॉइंट भी है, आप ये बताइएगा क्या ये एक्स में मूव कर रहा है, क्या ये वाई में मूव कर रहा है? ना तो एक्स में मूव कर पाएगा, ना ये वाई में मूव कर रहा है। बच्चे ये मूव सिर्फ रोटेशन में हो रही है, मतलब यहाँ पे सिर्फ रोटेट कर रहा है। अगर आपका जॉइंट सिर्फ रोटेट कर रहा है, मींस हमें वो स्पोर्ट इस जॉइंट को इक्विवेलेंट टू दैट स्पोर्ट कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ रोटेशन अलाउड है।
अभी आपका ये जो जॉइंट है ना तो ये एक्स में मूव कर रहा है ना ये वाई में मूव कर रहा है, ये सिंपली रोटेट हो रहा है। सो इस जॉइंट के इक्विवेलेंट हमें वो स्पोर्ट कंसीडर करनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ रोटेशन अलाउड है, और वी हैव ओनली पिन स्पोर्ट। पिन स्पोर्ट है बच्चे, हिंज स्पोर्ट है। अगर मैं यहां पे हिंज मान लू जॉइंट बी को, तो यहां पे आपकी जो सिचुएशन है वो सिमिलर हो जाएगी बच्चे, सिमिलर सिचुएशन आ जाएगी, सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाइंग अ मूवमेंट हियर। सिमिलरली आप इसको सपोर्ट को यहां पे भी मान सकते हैं, बी बी डी के लिए भी, बी ए के लिए भी, तो आप बी को एज अ हिंज मान के चल सकते हैं। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई है। नाउ अब बी सी की बात करो तो फादर एंड बच्चा हिंज है या रोलर सपोर्ट है, दैट्स ऑल्सो थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू 1 चाहता हूं मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं स्टिफनेस लिख रहा हूं तो थीटा कम्स आउट टू बी 1। थीटा कितना होना चाहिए, मस्ट बी 1। सो के बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3EI/L। हमें स्टिफनेस पता है ना सिंपली स्पोर्टेड बीम की, स्टिफनेस ऑफ सिंपली स्पोर्टेड बीम दैट इज 3EI/L। बताओ के बी डी, again it is a simply spotted beam, again it is a simply spotted beam, again comes out to be 3EI/L। ये लेंथ सबकी L लेंथ मान सकते हैं आप लोग, और सबकी फ्लेक्चर रिजिडिटी में सेम लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट के बी ए बचे 4EI/L, 4EI/L, 4 3 7 3 10, 10EI/L, दैट इज आंसर। तो रोटेशनल स्टिफनेस जो आएगी आपके जॉइंट बी की, दैट कम्स आउट टू बी 10EI/L। ये बच्चे पेपर में 3-4 बजे आया हुआ एग्जाम में। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रहे हैं हमें टॉपिक्स की होता क्या है कॉन्सेप्ट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पैरामीटर्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अभी तो हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। चलो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, वन मोर कॉन्सेप्ट हमारे पास डिराइव होता है यहां से। अब एक बात बताओ, जनरल सेंस, जनरली आपने मोमेंट अप्लाई किया था बी पॉइंट पे, इस मोमेंट अप्लाई होने की वजह से बच्चे, इस मोमेंट अप्लाई होने की वजह से हर एक मेंबर में मूवमेंट डेवलप हो रहा है, मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, ड्यू टू विच मेंबर इज रोटेट हो रहा है, आपका मेंबर रोटेट हो रहा है। अब नाउ मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि मेंबर बी से में कितना मूवमेंट डेवलप हुआ, ये मेंबर बी डी में कितना मूवमेंट डेवलप हुआ, या मेंबर बी ए में कितना मूवमेंट डेवलप हुआ जब हमने मूवमेंट अप्लाई किया एम बी जॉइंट पे। सो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट डेवलप होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ, इसका, और हमें ये भी पता है कि दिस एमबीसी प्लस एमबीडी प्लस एमबीए विच इज इक्वल्स टू एम। तो आप चाहते हैं कि यार ये टोटल मूवमेंट जो आपने अप्लाई किया उसका कितना पोर्शन बीसी मेंबर में आया, जो आपने टोटल मूवमेंट अप्लाई किया है इसका कितना फ्रैक्शन बीडी मेंबर में डेवलप आया है, जो आपने टोटल मूवमेंट अप्लाई किया उसका कितना फ्रैक्शन इस बी ए मेंबर में आया है। सो इन दैट केस अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल जितना भी मूवमेंट अप्लाई किया इसके कनेक्टेड जॉइंट पे, इससे कनेक्टेड जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कितना कितना मूवमेंट, इस टोटल मूवमेंट का कितना फ्रैक्शन इन मेंबर्स में आ जाता है, तो इसके लिए हम एक स्टडी करते हैं टर्म दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दैट वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बच्चे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टर्म है, ये अभी मैंने आपको समझाया जनरली कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलेंगे क्या, कि जब आप मूवमेंट अप्लाई करोगे बी जॉइंट पे जिसकी वजह से मेंबर बीसी में, बीडी में, बीए में मूवमेंट डेवलप होगा, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस बीसी के अंदर टोटल जो मूवमेंट अप्लाई हुआ था एम, उसका कितना फ्रैक्शन आया है। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जानता हूं, सपोज दैट मैंने आपको बताया कि बच्चे इस बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2 है, ये 0.2 मैं बोल रहा हूं, मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.2 है, इस बात का मतलब सर ये हुआ कि जो टोटल मूवमेंट जॉइंट बी पे आया है इसका सिर्फ 20% ही बीसी में जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। मान लेते हैं अगर इसका पॉइंट, मान लेता हूं इसका 0.7 आ रहा है, सपोज दैट, समझने के लिए बस एक डाटा उठा रहा हूं। मान लेते हैं कि इसका 0.7 है, सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी चीजें समझेंगे भी। अगर इसका 0.7 है, इसका 0.2 है, 0.2 का मतलब 20% डिस्ट्रीब्यूट हुआ मूवमेंट, 70% 0.7 बताया था इसका मैंने, 70% मूवमेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बचा कितना 0.7, 0.2, 0.9 हो गया, 0.1 बचा, 0.1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट। ये सिर्फ समझने के लिए था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू जो आती है हमारे पास कुछ ऐसे आने वाली है। नॉट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की हम बात करते हैं क्या होता है, रेशियो ऑफ अप्लाइड मूवमेंट
the ratio in which the applied moment is shared by the various members meeting at a joint. It is the ratio in which applied moment is shared by various members meeting at a joint. It is the ratio in which applied moment is shared by various members meeting at a joint. ये रेशियो होती है, इट इज अ रेशियो इन विच अप्लाइड मूवमेंट इज शेयर्ड बाय वेरियस मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट. जो एक जॉइंट पे वेरियस मेंबर्स मीट कर रहे हैं, लाइक दिस जॉइंट बी पे वेरियस मेंबर मीट कर रहे हैं, तो इट इज द रेशियो इन विच, किस रेशियो में जो अप्लाइड मूवमेंट है वो शेयर किया जा रहा है. अभी तो है 0.2, 0.7, 0.1. किस रेशियो में मूवमेंट अप्लाइड मूवमेंट शेयर किया जा रहा है बाय वेरियस मेंबर्स मीटिंग एट अ जॉइंट. दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. इसको क्या बोल देंगे बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोल देंगे. And this distribution factor we calculate by stiffness of the member divided by total stiffness of joint. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं बच्चे, स्टिफनेस बताइएगा मेरे को जॉइंट बी की, तो आप क्या आंसर देंगे? सर केबीसी प्लस केबीडी प्लस केडीए. अगर मैं पूछूं स्टिफनेस बताइएगा सिर्फ बीसी मेंबर की, देन यू विल गेट केबीसी का आंसर आएगा 3i/L. तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालता हूं बीसी मेंबर का, तो एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालता हूं फॉर मेंबर बीसी का, तो मेरे को के स्टिफनेस ऑफ मेंबर बीसी केबीसी डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट का टोटल स्टिफनेस कितना आएगा? केबी की वैल्यू कितनी है? केबीसी केबीडी केडीए. जितने मेंबर है सबकी स्टिफनेस को ऐड करना पड़ेगा. सो केबीसी केबीडी केबीए. नाउ बच्चे केबीसी की वैल्यू हमारे पास है बच्चे, केबीसी 3i/L. टोटल भी आंसर है 10e/L, तो 3ei/L डिवाइडेड बाय 10ei/L. L से L कैंसिल, ei से ei कैंसिल, आंसर आएगा 0.3. आंसर कितना आएगा बच्चे? 0.3 आएगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीसी मेंबर में कितना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 0.3 हो गया. 0.3 हो गया. सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने निकाल दिया फॉर द मेंबर बीसी 0.3. सिमिलरली आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं फॉर द मेंबर बीडी, और ध्यान दीजिएगा बीसी और बीडी 3i/L दोनों के आंसर सेम निकल कर आएगा. सो इसके लिए भी आंसर कितना निकल कर आएगा? 0.3. और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर निकालना हो बच्चे बी ए के लिए, सो या तो आप सर आपको पता है कि टोटल मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल मूवमेंट 1 है अगर, तो 1 माइनस का दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 माइनस का 0.6 0.4. ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 4ei/10 अगेन 0.4 कम्स आउट. सो 0.4 इज देयर. सो हमने हर एक मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल दिया. अब पता क्या लग रहा है? ये पता लग रहा है कि अगर आप जॉइंट बी पे मूवमेंट अप्लाई करोगे तो मेंबर बीसी में 0.3 यानी इसका 30% मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब जॉइंट बीडी मेंबर बीडी में 0.3 30% मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मेंबर बी ए में 40% मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम उस जॉइंट के लिए निकालते हैं बच्चे, अगर उस जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई करें और ड्यू टू दिस दैट अप्लाइड मूवमेंट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी मेंबर्स. तो मूवमेंट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी मेंबर्स एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ओनली फॉर अ रिजिड जॉइंट. If you have a rigid joint, then you can calculate this distribution factor. बच्चे अगर आपके पास हिंज जॉइंट है क्वेश्चन में, वहां पे गलती से भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मत निकाल देना. हिंज जॉइंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं आएगा, रिजिड जॉइंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला जाता है, क्योंकि आप यहां पे बात कर रहे हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. क्लियर है भाई? तो याद रखना, इट इज अ प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली फॉर रिजिड जॉइंट. ये सिर्फ रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी है. It is a property of only for this rigid joint. It is a property, यहाँ लिख देते हैं, it is a property only for rigid joint. It's a property only for rigid joint. It is a property only for rigid joint. Okay, so इसके जो क्वेश्चन है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के, हम वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे. आज के लिए इतना ही बहुत है. ओके, थैंक यू एवरीवन.